बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर दायर 143 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट बुध को यानी आज सुनवाई हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि मरकज का मौकिफ सुने बगैर सीएए और एनपीआर के अमल पर रोक नहीं लगेगी। सरकार सभी अर्जियों पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। हर किसी के दिमाग में यह मुद्दा सबसे ऊपर है। सीएए की मुखालफत वाली अर्जियों पर जवाब मिलने के बाद ही कोई उबूरी हुक्म सुनाया जाएगा। अब सीएए की आईनी हैसियत पर 5 जजों की आईनी बेंच सुनवाई करेगी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बेंच के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमें सीएए से जुड़ी 60 अर्जियां ही मिली हैं। पिछली सुनवाई के बाद 83 नई अर्जियां दाखिल हुई हैं। अब नई अर्जियां ना ली जाएं। उन्होंने कोर्ट से कहा ऐसी ही अर्जियां आती रहीं तो जवाब देने के लिए हमें ज्यादा वक्त चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने 6 हफ्तों का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में सभी अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। कुछ रद्द-ए-अमल में आपको सुनवाऊंगा, उसके बाद अपने 5 सवाल। ये तो मैंने आपको आज कोर्ट की कार्रवाई बता दी। उसके बाद अब हम अपने असली मुद्दे पर आएंगे आज की बातचीत के। Our last hope is the Supreme Court. Definitely, we have got a great faith in the judiciary of the country, and it is a judiciary's responsibility to save the democracy, save the federal structure, to see that there is no discrimination between religious or caste or creed, equality before law, and according to me, there is no need for caste. शाहीन बाग से लेकर के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एनआरसी के सिलसिले में और सीए के सिलसिले में मुजाहरे हो रहे हैं, उनको गैर कानूनी करार देना हम समझते हैं अपने आप में गैर कानूनी बात है। और हमारे इस तारीखी शहर में जो घंटा घर पे ख्वातीन मुजाहरा गुज़िश्ता कई दिनों से कर रही हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि इतनी सख्त जाड़े और ठंडक के बावजूद भी वो वहाँ पर अपने आईनी हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, जो कि हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दौर में इस मुल्क की तारीख़ में उनका नाम दर्ज होगा। और इस सिलसिले में जो बाज़ ख़वातीन के ख़िलाफ़ FIR और मुक़दमात दर्ज हुए हैं, उनकी हम लोग सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और किसी ने कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है। मजहबी रहनुमाओं की तरफ से इस वक्त जो तारीफ सुनने और समझने को मिल रही है, कभी कभी पुराने अगर हम सफ़े उल्टें वक्त के, तो कई मजहबी रहनुमाओं ने कई बार इस तरह से ख़वातीन के सड़कों पर आने को लेकर भी फतवे लगाए थे, तरह तरह के शरीयत के खिलाफ उन्हें बताते हुए अपनी बातें कही थीं। तो ये भी इस मुल्क ने देखा है। बहरहाल मेरे 5 सवाल जिनके इर्द-गिर्द हमारी आज की चर्चा चलेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, शहरियत की लड़ाई मजहब पर क्यों आई, इस पर बात करेंगे। दूसरा, शहरियत कानून का खौफ क्या बढ़ा चढ़ाकर बताया और दिखाया जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं मुजाहरों के बाद से लेकर के अभी खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब कह रहे थे कि ये तारीखी लड़ाई है, आइन को बचाने की लड़ाई है। तो सवाल यह है कि किस लेवल पर, कहां आइन की किस हद तक खिलाफ वर्जी हो रही है। तीसरा, क्या सीए के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में इस कानून की तफसील बताई जा रही है, यह भी बड़ा सवाल है। मुजाहरे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, झंडे ऊंचे किए जा रहे हैं, लेकिन इस कानून की तफसील क्या लोगों को बताई जा रही है, समझाई जा रही है? क्योंकि मजमा बड़ा होता है लेकिन समझाएगा कौन? बड़ा प्रोग्राम है, बड़ी बात है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। चौथा, प्रोटेस्ट की बजाय अगर बेदारी मुहिम चलाई जाती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। प्रोटेस्ट करना सबका आईनी हक है, उस पर कोई एतराज नहीं किसी को भी, लेकिन इस वक्त बेदारी की जरूरत है, वो ज्यादा बेहतर होती। 5वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद ताजा तरीन सूरत हाल क्या? जब कल मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोग यहां पर आए थे जो कि सीए की मुखालफत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शाहीन बाग से लेकर मुल्क के अलग अलग इलाकों में जो धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, उनका जो रद्द-ए-अमल होगा अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके बाद होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, अब आगे क्या, इस पर भी बात करने की जरूरत है मुजाहिरीन के हवाले से। चलिए बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, बहुत अच्छा पैनल है। मेरे साथ इरशाद अहमद साहब हैं। पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ।
तो मैं अपने, ये आप तस्वीरें भी दिख रहे हैं, आप देखिए, आप स्क्रीन पर नजर आ गए। इरशाद साहब, खैर मकदम है आपका, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं इरशाद साहब, और हमारे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मरकजी हुकूमत में उच्च शिक्षा समिति के मेंबर भी हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और साथ में हमारे हैं राजीव रंजन जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। राजीव जी, मुझे बता दीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है उसको हम किस तरह से समझे, क्योंकि मुजाहिरीन इसको अपने ढंग से बता रहे हैं, सीए के जो फेवर में लोग हैं वो इसको अपने ढंग से कह रहे हैं, कैसे समझे? इमरान साहब, ये तो बात मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि आज जो पिटीशन लगा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस वहां थे, और इस बेंच में जो सुनवाई हुई, सुनवाई में सारे एडवोकेट्स थे, एडवोकेट्स ने अपनी अपनी दलीलें दी। अगर आप इसको देख रहे होंगे कि इसमें अगर सीरियसनेस होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन होता, जो मेरा समझ है, क्योंकि ये पहले ही फाइल हो चुका था, अगर कोर्ट को ऐसा फीलिंग होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो लेने का भी पावर है, अगर वो चाहता तो जैसे ही ये कानून आया, सीए इस पे अपनी शक्ति में आई, कानून बन गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। आज आप देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया, इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई और पॉलिटिकल कोई रीजन हो सकता है, इसमें सारे लीगल रीजन होते हैं, और लीगल रीजन यह है कि उनको ये अभी ऐसा लगा नहीं कि इस एक्ट में किसी तरह का वायलेशन है जो सीए लाया गया है, क्योंकि कोर्ट को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पारित किया है। पारित करने के बाद राष्ट्रपति ने इस पे मुहर लगाई है और एक कानून बना है। अगर थोड़ा सा भी उनको लगता है कि एक्ट के सम्मत नहीं बनी हुई है और इससे वायलेशन हो रही है, तो इंटरिम प्रोटेक्शन आज दे सकते थे, उसे स्टे किया जा सकता था। इरशाद अहमद साहब, आप खुद एक वकील हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं लग रहा है कि फौरी तौर पर ये किसी भी तरह की आइन की खिलाफ वर्जी करता है, तो कांग्रेस पार्टी से लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से लेकर के शाहीन बाग में बैठी खवातीन से लेकर के केरल में लोग करते हुए मुजाहरों में कर रहे लोगों को क्यों लगता है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और कहीं ना कहीं ये सीधे आइन के खिलाफ है? कई लोग अपनी जंग का एक कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताते हैं। एक तो समझ में मुझे ये भी नहीं आता है, मैं अपने शो से बार बार पूछता हूं, आप ही मुझे समझा दीजिएगा इरशाद जी, कि असल मुद्दा लोगों के सड़कों पर आने का दरअसल है क्या? क्योंकि सब तरह तरह की बातें करते हैं, एक कोई बात हो तो बताइए। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही शुरू हुआ, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साहब मुझे 60 ही पिटिशंस मिले हैं, लिहाजा जो बाकी पिटिशन देंगे उसके लिए मुझे 6 वीक्स का टाइम दीजिए, सो दैट मैं जवाब दे सकूं। इसमें स्टे का मसला कहां आ गया? स्टे का मसला तब आता जब वो जवाब देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। तो आज तो हेयरिंग वैसी ही बस सिर्फ शुरू हुआ और उन्होंने कह दिया कि साहब मुझे 6 वीक्स का टाइम दे दीजिए, मुझे जवाब देने में, चूंकि बाकी जो पिटिशन है उसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फिर सरकार से जवाब लेके मैं आपको जवाब पेश करूंगा। तो लिहाजा स्टे का मतलब नहीं बनता था। और ये कह देना कि जब स्टे नहीं दिया इसलिए कुछ लीगल एंगल है, कोई लीगल एंगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सीए, इसको तो स्टे मिलेगा ही अगले डेट पे। एनीवे, मैं दूसरी बात, अब आप मुझे समझा दीजिए क्यों है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्यों है ये गैर आईनी, क्यों लोग इसको लेकर के सड़कों पर हैं? 3 बातें। ये पहली बात ये है कि अगर ये सिर्फ जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश का जिक्र करते तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हुआ था और वहां प्रताड़ित थोड़े थे लोग, आ जाते चलो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं था। इन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया जो पार्ट नहीं था हिंदुस्तान का, नेबर की बात कर ली। और एक मिनट, बात तो सुनिए, मतलब आपको अफगानिस्तान नाम से थोड़ा इतराज, बात तो सुनिए। और श्रीलंका क्यों नहीं लाया जहां के प्रताड़ित होकर वहां के लोग यहाँ मौजूद है, तमिल हिंदू। लिहाजा ये जो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अगर कोई नेबर है तो नेबर में श्रीलंका भी आता है और म्यांमार भी आता है, तो आपने उन दोनों का जिक्र नहीं किया और इसका जिक्र कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये आर्टिकल 4 को वायलेट करता है, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये है रिपीटेडली 14 जी इक्वलिटी फॉर द लॉ, और नंबर 3 जो है कि रिपीटेडली होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब क्रोनोलॉजी समझिए, ये पहले ये आएगा फिर एनआरसी आएगा, ये आएगा फिर एनआरसी आएगा, एक जगह नहीं कह रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, अगर आएगा भी तो कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ? अच्छा एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं एनआरसी के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी जी।
हाँ। कांग्रेस एनआरसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है, उसके खिलाफ है। मुल्क भर में एनआरसी नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी देश को अपने शहरियों का डाटा रखने का, उनका एक रजिस्टर बनाने का हक नहीं होना चाहिए? भाई 1 करोड़ रुपया खर्च करके आपने आधार कार्ड बनाया, नहीं डाटा नहीं है, डाटा नहीं है। बड़े तमाम देशों को देख लीजिए, क्या उन्होंने अपने लोगों की शहरियत के लिए कानून नहीं बनाया, रजिस्टर नहीं मेंटेन किया है? अपने पास नहीं है क्या? आधार कार्ड नहीं है क्या? किसका आधार कार्ड? हमारा है कि उसको गवर्नमेंट का ही है? किसका है आधार कार्ड? इलेक्शन कमीशन का कार्ड किसका है? सरकार का ही है। तो लिहाजा आधार कार्ड पे इतने पैसे खर्च हुए, आपने पूरा आधार कार्ड बनाया, पूरे मुल्क के हर आदमी के लिए बना दिया और कई सालों तक चलता रहा, वो अभी भी चल रहा है। मतलब कांग्रेस को सीए से दिक्कत नहीं है, एनआरसी जो कि अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है उसको लेकर विरोध। डिक्लेयर ये है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, बात जिक्र नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर कहते हैं कि आएगा, जरूर आएगा, रिपीटेडली कहते हैं आएगा, और जो नहीं उसमें शामिल होंगे, दलित मुसलमान सबको बाहर कर देंगे, ये भी कह रहे हैं वो। तो लिहाजा ये कहना कि होम मिनिस्टर का इस तरह का बयान देंगे तो या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई। सैयद यासिर जिलानी जवाब दीजिए, ये शहरियत की लड़ाई मजहब पर क्यों आ गई है? और जो बात इरफान साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझा दीजिए, क्योंकि मेरे देखने वाले इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं और सड़कों पर हैं। अगर आप समझा पाए जितना उन्होंने समझा है, पहले तो इनकी जो दलीलें, तर्क हैं, उनको मानते हैं आप या नहीं? अरे कैसे? और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, वो बताइए। नहीं मानते इसलिए नहीं मानते हैं कि ये बेसलेस है, इसका कोई वजूद नहीं है। अगर कोई चीज होती सामने तो 3 बार के मुख्यमंत्री जो आसाम के हैं, तरुण गोगोई, आज वो कोर्ट में नहीं उतरते। उनकी क्रोनोलॉजी समझिए आप, वो क्यों बेचैन है? क्योंकि ये एनआरसी और एनपीआर और इन सब की चर्चा जो है कांग्रेस पहले कर चुकी है लोगों से। इन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि इनके पास, इनसे सत्ता चली गई। ये सत्ता के इतने भोगी लोग हैं कि बिना सत्ता के रह नहीं सकते। राहुल गांधी बेचैन हैं भारत में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस तरीके से अपनी राजनीति को सही साबित कर सके। जो स्टेप वो लेते हैं गलत हो जाता है। 3 बार का चीफ मिनिस्टर आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देता हुआ घूम रहा था, भारत के लोगों ने देखा है। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, आज उसका इंसाफ भी देखने को मिला है। 4 हफ्ते का टाइम केंद्र को जरूर दिया है, लेकिन उसने 144 जो याचिकाएं अब तक आ गई, इसके बाद कोई नहीं आएगी, इस पे भी ब्रेक लगाए है, क्लियर। और अगर कोई इस तरह की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता आदेश देने से मना नहीं किया होता, आदेश देने से मना कर दिया। अब अगर लोगों को समझ में नहीं आती है तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही चीज को रिपीट एंड रिपीट, और मैं जो आपको क्रोनोलॉजी जो ये लोग बार बार एक वर्ड लेके आए हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको याद है एक पार्टी जिसके दो लोग हमारे पास बैठे हुए हैं इस वक्त, उन्होंने दिल्ली के एक बड़े स्थल पे एक सभा करी थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ था जब सीए का मामला जामिया में शुरू हुआ था। चौथे दिन जिस दिन उनकी वहां पे रैली हुई है और वहां से जो मैसेज दिया गया है, उसके बाद जामिया का माहौल खराब हुआ और फिर जामिया के बाद शाहीन बाग सामने आ गया। मैं शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं, जो बहनें बैठी हैं, मैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो उनको आर्टिकल 19 बिल्कुल अख्तियार देता है और भारत के संविधान और दस्तूर में सबको हक है कि आर्टिकल 19 के थ्रू अपनी बात को बहुत जोर के साथ रख सकता है। लेकिन मेरी जो उनसे इत्तेफाक जहां नहीं बनता है, वो इसलिए नहीं बनता है कि वहां पे जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो पॉलिटिक्स का गेम उन बहनों के कंधों के ऊपर रख के खेलना चाहते हैं, उन मासूम और भोली बहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का शाहीन बाग हो, चाहे लखनऊ का, जहां पे जिस स्थल पे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इन लोगों ने सजाया हुआ है। इसलिए हम लोगों का इनसे सैयद यासिर जिलानी साहब, आप मेरे सब बातों का जवाब देंगे, सारी राजनीति उसमें से जो निकल कर आ रही वो भी बता देंगे, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि मेरे दर्शकों को, मेरे देखने वालों को साफ साफ बता दीजिए कि सीएए और एनआरसी क्यों नहीं है भारत के मुसलमानों के लिए खतरनाक, तो वो आप नहीं बताइए। सुन लीजिए, क्योंकि देखिए, सुन लीजिए, अब आप बताइए, एक संविधान, एक आईन, तो फिर वो पार्टी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके अपने पोलराइजेशन सुन लीजिए ना, एक दस्तूर, ये भी आपको, अच्छा हमारे दस्तूर की बात है, वो भी संसद से पास हुआ कोई बिल, आप ठीक है कि कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो राज्य स्तरीय उस पर चैलेंज किया जा रहा है, ये तो इलीगल है। और इनके ही कांग्रेस के, मैं बता रहा हूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, कांग्रेस के एक नहीं 4 बड़े लीडर, कपिल सिब्बल तरीके लीडरों ने इसके ऊपर
क्या बयान दिया है, जरा आप उनके ही बयानों को उठा के देख लीजिए कि इतना बैकफुट पे चले गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। अब कपिल सिब्बल से बड़ा तो कोई ज्ञाता मुझे नहीं लगता है विधि का। इस वक्त भारत में जो 10-12 लोग हैं उनमें उनकी गिनती होती है। अगर आप नहीं मानते तो नहीं माने कि CAA बिल्कुल भारत के, आप जो कह रहे हैं ना, भारत के किसी भी मुसलमान का उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी मुसलमान की जो सिटीजनशिप है वो CAA से कहीं कहीं नहीं जा रही है। आप बताइए मुझे, क्लियर एक बार नहीं 1000 बार अब तक हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली कि 3 इस्लामिक देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार जो माइनॉरिटी, मैं बार बार पूछता हूं कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। कौशिक जी से बाद में पूछेगा, नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार पूछता हूं कि आखिर जो चीज अभी आई नहीं है, जिस चीज का आपने एक खदशा अपने आसपास के लोगों को दे दिया NRC को लेके, आप लोगों के लीडरान ने बड़े बड़े मंचों से बोला है सर। नहीं, अरे तो बोला है। अब आप बताइए एट प्रेजेंट। अच्छा सुन लीजिए, अब मैं अब 1971 के असम अकॉर्ड को आके उधेड़ना शुरू करूं। मैं इंदिरा गांधी ने क्या करा था, राजीव गांधी ने क्या करा था, 2003 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था पार्लियामेंट से। हाँ, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके सिटीजन से कोई मतलब नहीं है। ये भ्रम है, ये एक तरीके का धोखा है उन लोगों के थ्रू बार बार कह रहा हूं जिनके पास मंच नहीं था, जिनके पास लोग नहीं थे, जिनको कोई सुन नहीं रहा था। उसको आप अपनी जगह दे रहे हैं, आप अपना मंच दे रहे हैं, और वही आपके वोट पे इस आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी डाका डालने के फिराक में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से लेकिन ये अगर देते हैं इनको तो अपने 70 साल की से जो ठगा जिस पार्टी मुजाहरे की अगर हम बात करें जी, तो उसमें तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी सियासी लीडर नहीं आया है, कोई उसको धार्मिक रंग देने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। मैं लिस्ट गिनाता हूं, मैं लिस्ट गिना देता हूं। सुनिए, इमरान मसूद सरीखे नेता आते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा था, बोटी बोटी करके उनको फेंक देंगे। उसके बाद मणिशंकर अय्यर हमने देखा, हमने दिग्विजय सिंह देखा, हमने चंद्रशेखर रावण देखा, हमने शशि थरूर देखा, हमने आप पूरा का पूरा एक लंबा फेहरिस्त है शाहीन बाग में कि कांग्रेस के लीडर कब और सैयद यासीर जिलानी इसलिए वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी लिंचिंग हो जाएगी। नहीं, लिंचिंग सुन लीजिए, लिंचिंग का डर नहीं। मैं आपको बता दूं, वो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, तो मैं वहां डरता नहीं हूं। आपके माध्यम से मैं लोगों को बता देता हूं, अगर कोई जाहिल और जहालत भरी बातें वहां से कर रहे हैं, डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी देखा है कि जब एक जगह उन्होंने थोड़े से मुजाहरे आके कर दिए, उसके बाद उनकी क्या हालत हुई। अगर हमने उदारता नहीं दिखाई होती तो आज सबके सब तिहाड़ के अंदर पड़े हुए होते। लेकिन हम लोग इस तरह की राजनीति बदले के भाव से नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जो मुसलमान नो को बहकाया दें, जो अच्छा एक और चीज 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं वहां की औरतों को क्यों उनके जज्बे को सलाम कर रहा हूं। एक चीज अभी आपने दिखाया फिरंगी महल साहब को, आप यकीन मानिए कि इन औरतों ने 2-3 चीजें अभी पिछले 40 दिनों में खत्म कर दी शाहीन बाग में। एक मुसलमानों से फिरका परस्ती खत्म कर दी, एक शिया और सुन्नी का जो पूरा का पूरा एक तरीके से दुश्मनी की दीवार कुछ उलमा और मुफ्ती हजरात ने खड़ा किया था वो खत्म कर दिया। और आप वहां बैनर देखेंगे, अब हट गए क्योंकि हम लोगों ने मीडिया में बहुत बोला है, ये जो 4-5 इदारे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके दारुल उलूम और पता नहीं कौन कौन से अहले हदीस, सबके मौलानाओं के फोटो लगा रखे थे मदनी बुखारी के और लिखा था ये गद्दार है कौम के। तो ये भी उन्होंने दिखा दिया है। नहीं तो ये तो छोटी छोटी चीजों पे नेल पॉलिश पे और पर्दा ऊपर हो जाता तो फतवे दे देते थे। आज उनको उन्होंने आईना दिखाया है। ये भी इस इतिहास का एक हिस्सा है जो आने वाले वक्त में लिखा जाएगा। और वो एहतजाज करें, उनको आर्टिकल 19 हक देता है, लेकिन हम लोग भी वहां पहुंचेंगे और समझाएंगे कि सीए से उनकी कोई नागरिकता नहीं जा रही। नहीं, मैं फिर जाऊंगा और आपको बता के जाऊंगा, उनको समझाऊंगा और जितनी बार समझाने की। वजीर दाखिला देश के कल भी कह रहे हैं, लखनऊ में इससे पहले की रैलियों में कह रहे हैं, दूसरे लीडरान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जाकर के कह रहे हैं अब सीए की जो के फेवर में जो रैलियां हो रही हैं कि भाई इससे देश के मुसलमानों की शहरियत नहीं जाती, तब भी बार बार क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कल क्या बोला, सरकार पर यकीन नहीं, पहली बात हुकूमत पर यकीन नहीं। पहली बात यह है कि मैं यासिर साहब की बात का दाना चाहता हूं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि शाहीन बाग की औरतें ठीक है,
दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह अफवाह बहका रहे हैं। या तो ये बहकाना मान लो कि बहके हुए लोग हैं, वो बहक गए हैं, नहीं, या नहीं, फिर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात में इंटरप्रेट नहीं कर नहीं, इसलिए मैं काटना चाह रहा हूं हमारी बात, मैं उन पॉलिटिकल मास्टर के खिलाफ मेरी बात आपके बारे में नहीं बोल रहा था, मैं बोलने दो, बोलिए आप बोल, मैं पॉलिटिकल मास्टर नहीं बात आप नहीं बोलो, मत बोलिए आप मेरी, जब मैंने सुनता रहा आपकी बात को, नहीं काटा, बोलिए आप मुझे बोलने दो ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी कहा, आपकी पूरी तकरीर में एक बार भी बीजेपी नहीं आया, कांग्रेस आई, कांग्रेस नहीं है क्या, कांग्रेस ने वो किया, अब कांग्रेस ने बढ़ा दिया। भाई बीजेपी ने क्या किया है? होम मिनिस्टर ठोक के कह रहा है कि साहब ये सीए लगेगा, तो सीए पे श्रीलंका को नहीं आएगा, तो लगेगा तो केरला ने कह दिया नहीं लगेगा, पंजाब ने कह दिया नहीं लगा, होगा इलीगल। हम मानते हैं कि उनको इलीगल किया है, कानून इलीगल बनाया है, मैं मानता हूं कि ये कानून इलीगल बना है और इलीगल बना है कानून, तो उसको लीगल कर रहा है केरला गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, और ये कंडीशन चलेगा। और बीजेपी वाले जो है जिस तरह जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो हर जगह, कांग्रेस लखनऊ में किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं वो कैंपों में जाके पुलिस वाले, वहां की हुकूमत, और इस तरह गरीब लोगों को जेल भेज रहे हैं। बात कर लेता हूं, लेकिन संजीव कौशिक जी, शहरियत कानून का खौफ क्या बढ़ा चढ़ाकर बताया और दिखाया जा रहा है? कौन बढ़ा रहा है, कौन चढ़ा रहा है? मेरा वही तो सवाल है। लुटियन जोन से 15 किलोमीटर की दूरी में शाहीन बाग पड़ता है। 35 दिन हो गए आपको सफर तय करने में, अभी तक जाने की बात कर रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं जाऊंगा, आपको बता के जाऊंगा। दूसरी बात, आप यहां बैठ के लगातार कह रहे हैं कि 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, तीनों देशों के हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना आप। अहमदिया और शिया कहाँ है? अरे पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी का पहले आप मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए, पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी क्या होती है वो बताइए, किसका पर्सिक्यूशन होगा वो बता दीजिए। बोलने नहीं मैंने आपने पूछा तो अहमदिया और शिया के बारे में भी बात कर लीजिए ना, ठीक है कर लीजिए, अहमदिया और शिया के बारे में भी बात कर लीजिए। सवाल ये है कि आप जब राजनीति कर रहे हैं, अभी आप राजनीति कर ही नहीं है और सारा राजनीति बैठ के खेल रहे हैं कि वहां पे जो औरतें हैं उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और वो गलत तरीके से गलत उद्देश्य से बैठ गई हैं, उसके लिए आप उनको डिनाई कर रहे हैं। ये दोनों जो दुधाली तलवार जो आप खेल रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। आप स्पष्ट करें कि आप क्या हैं, क्या चाहते हैं, किधर हैं आप यदि उन लोगों से सहानुभूति रखते हैं तो सवाल सीधा है कि अभी तक आपने कोशिश क्यों नहीं की उनको समझाने की, और सहानुभूति यदि नहीं रहते हैं तो ये झूठी बात, झूठी दिलासा देने वाली बात बंद कीजिए आप। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आज के कोर्ट की कार्रवाई की बात जो हो रही है, क्या कहा कोर्ट ने 4 हफ्ते का यदि मोहलत दे दिया तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अरे साहब, आप 6 हफ्ते का समय मांग रहे थे, आपको 4 ही दिया गया। 60 पिटीशन आपको दी गई थी, पहले से डाली गई थी, आपने एक बहाना बनाया। यदि उसके बारे में जवाब देना था तो 60 के पिटीशन के बारे में आपने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया? आप एक बहाना मांग के फिर इसको लंबे समय तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ले गए, अगले 4 हफ्तों के लिए लेके चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि ईमानदारी तब होती, पूरे कानून विधि सम्मत से कानून बना है ना, आपको तो एतबार है ना, सरकार को तो एतबार है, हमें नहीं है। हम बरगला रहे हैं लोगों को गलत तरीके से, आपको तो एतबार है। यदि देश की जनता या कुछ ही लोग जगह जगह पर इस तरह से सरकार के विरोध में यदि या नहीं समझने के लायक बात समझ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, तो आज तो होना यह चाहिए था कि देश के वेणुगोपालन की जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं उनको यह कहना चाहिए था कि कम से कम इतनी जगह या इतनी मोहलत दे दे कि ताकि जब तक कुछ फाइनल फैसला नहीं आ जाता है ये जहां का तहां कानून। तो आप मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार कोर्ट को डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन देने की बात नहीं, आर्गुमेंट की बात हम कर रहे हैं। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसको, आप जानबूझ के नहीं, आप जानबूझ की कोशिश कर रहे हैं, आप जानबूझ करके एक समय लेते काम कर रहा है अपने तरीके से। साहब, सर्वोच्च न्यायालय, आप तो कल तक कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, अब न्यायालय पर भी लोग सड़कों पे आके दबाव डालने लगे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आए ना आपके लाइक माइंडेड लोगों के, कई लोगों के डेली आते हैं, न्यायालय क्या दबाव में काम करती है? न्यायालय के ऊपर आप लोग, न्यायालय क्या दबाव में की बातें करते हैं, ये गुमराह करने वाली बात है। बिल्कुल नहीं दबाव में आएगा, बेफिक्र रहिए, जो उसका प्रक्रिया है वो पूरा होगा, वाली बात ही तो बोल रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी होगी, चिंता न करिए आप। न्यायालय पे कभी प्रेशर होता है, कभी आप तो इसी तरीके, आपका तो लग रहा था कि आप जो अपना वक्तव्य रख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा था कि आप कह रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। हम ये बोल रहे हैं कि यदि आपको अपने कानून पर इतना ही एतबार था तो कम से कम ये तो रुक जाता।
तो क्या आप कौन कोशिश तो रोकता? करते तो। ये कोर्ट तो रोकेगा ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमाल तो कौशिक कमाल आप कर रहे हैं। कोर्ट रोक- कोर्ट रोक अरे आप तो जिद पे अड़े हुए हैं, आप तो जिद पे अड़े हुए हैं। जिद में कैसे अड़े? तो कोर्ट कब कहेंगे? कल अब तक ये बात लोगों मैं के आपसे बीच में सुनना जाके चाहता हूं। कल तक आप आ गए हकीकत में। कल तक लोगों के बीच में जाके आप तहरीर दे रहे हैं, दम ठोक के कह रहे हैं इसे वापस अटॉर्नी नहीं जनरल लूंगा को कहना मैं। इसके चाहिए बारे में था बात कीजिए। कि पहले शुरुआत यहीं से करना चाहिए था कि स्टे दे दीजिए आप, फिर आगे बढ़ना चाहिए था। अरे ये आप लगातार अन्य इंस्ट्रक्शन स्टेटों में करेंगे, जाके साहब दम ठोक के रहे हैं, अटॉर्नी किसी की जनरल बात को वापस आपने नहीं दे नहीं रही। दिया। जानबूझ एक के आप और बता रहे हैं, डिफिनेशन कोशिश बता कर रहे रही है। हैं, ये कोर्ट के पास बात मत किया राजीव करिए, जी, कम आपके से कम पास भी तर्क पे आऊंगा। बात करिए।